So let's start our fifth lecture with our chapter, the fundamental unit of life. Okay. So today we are going to study some of the most important questions of the cell biology. These questions will help you in your higher classes as well as in this session also. Okay. So let's move on to the questions. Explain nucleus in detail. न्यूक्लियस क्या होता है उसको अपन को डिटेल में समझना है. व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, व्हाट इज डीएनए, व्हाट आर जीन्स, व्हाट इज साइटोप्लाज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विथ व्हाट इज न्यूक्लियस और एक्सप्लेन न्यूक्लियस इन डिटेल. सो इनसाइड एनी सेल, whether it be a plant cell or an animal cell, there is a centralized structure which is responsible for controlling all the activities inside the cell, or it is known as brain of the cell. That is nucleus. So what is nucleus? Nucleus is the controller of all the activities inside the cell. जैसे अपनी बॉडी में ब्रेन अपनी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को जैसे कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल के ब्रेन की तरह एक्ट करके सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ओके, सो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. कब? 1831 में. ओके, सो अब अपन देखते हैं. आई एम ड्रॉइंग अ प्लांट सेल नाउ. So as you can see, this is a plant cell because there are two layers present. Outer layer cell wall, inner layer cell membrane or plasma membrane. In the center or approximately in the center, there is a circular structure present. This circular structure, which is responsible for all the activities inside the cell, is known as nucleus. Okay, so nucleus कैसा दिखता है? ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है. ओके, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन. अब खासियत क्या होती है इसकी मेम्ब्रेन की? इसके मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो कैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का? पोरस डबल मेम्ब्रेनस, पोरस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ओके, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं? सपोज कोई वेस्ट मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर जो पैदा हो रहा है, उसको बाहर निकालना है, तो वो इन पोर्स से बाहर जाएगा. सपोज कोई काम की चीज है जो कि वाटर के साथ कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लेनी है, प्रोटीन या कुछ भी, तो वो इन्हीं पोर्स से अंदर आएगा. सो दीज आर काइंड ऑफ एक्सचेंज मीडियम और द गेट्स थ्रू विच द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस गो आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके, सो व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का फ्लूइड. ओके, फ्लूइड भरा रहता है. उसका नाम क्या है फ्लूइड का? न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, अब इस फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती हैं? कुछ पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही पतले पतले धागे जैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्रोमैटिन फाइबर. क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स. ओके, और क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे गोल गोल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इन प्रोटीन्स को अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर अपन ने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर होता है डीएनए. क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, डीएनए.
अब ये तो रहा जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता या सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, बट जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब कुछ अलग प्रोसेस होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के मटेरियल में। क्या चेंज आता है उसमें? ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं सीधे, आप देख सकते हैं डबल लेयर बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये पोरस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। ओके, सो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ओके, क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो ये डीएनए क्या होते हैं? सबसे पहले तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? 8 के गुच्छे में इकट्ठे हो जाते हैं। इन द ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच देमसेल्व्स टुगेदर इन द ग्रुप ऑफ 8। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में चिपक गए हैं और जो क्रोमैटिन फाइबर या डीएनए था वो इनके किनारे किनारे बंध गया है। ओके, वो इनके किनारे किनारे क्या हो गया है? लपिट गया है। ओके, तो आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन आपस में चिपक कर, कितने हिस्टोन प्रोटीन? 8। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़कर एक ऑक्टामर बना लेते हैं, प्रोटीन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। तो ऐसे एक नहीं ऑक्टामर होते हैं, बहुत सारे ऑक्टामर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, लाखों ऑक्टामर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इन ऑक्टामर्स के किनारे किनारे जो है डीएनए जो है लपिट जाता है। ओके, डीएनए जो है अपने आप को बांध लेता है, या इन 8 हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए जो है वो बांध लेता है। ओके, साथ में रखने के लिए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे, और एक माला टाइप की बना लेते हैं। ओके, एक बीड टाइप की बना लेते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़कर एक माला टाइप की बना लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो ऐसा तभी होता है जब सेल डिवाइड करने वाला रहता है, अदरवाइज ये नॉर्मली ऐसे धागे की तरह और गोल गोल प्रोटीन जो है वो ऐसे नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। बट सेल जब डिवाइड होने वाला रहता है तो वो हिस्टोन प्रोटीन 8 के गुच्छे में आकर हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं और उस हिस्टोन ऑक्टामर को डीएनए जो है बांध देता है और क्या स्ट्रक्चर बन जाता है? न्यूक्लियोसोम। अब वो न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा होकर एक माले जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी माले जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन्स कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, और डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए कैसे बना आप लोगों को पता चल गया। ओके, तो अब जीन्स क्या होते हैं? तो अगर मैं डीएनए को बनाऊं तो डीएनए को अगर मैं खोलूं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखूं तो ऐसा दिखता है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, डीएनए ऐसा दिखता है और ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहते हैं दोनों स्ट्रैंड। और इसको जब मैं ये तो 2D मैंने बनाया है, जब आप 3D में देखोगे तो जैसे घर के बाहर सीढ़ियां होती है ऐसे स्टेयर केस गोल 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 ऐसे ऊपर जाने के लिए, तो वैसा ही दिखता है ये हेलिकल शेप का। ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, पैरेलल रहते हैं ये दोनों। ठीक है, तो डीएनए के एक सेगमेंट को जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है कि डीएनए जो है उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ओके,
तो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई सेगमेंट जो है वो हो सकता है बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ब्लैक या ब्राउन। कोई सेगमेंट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन। कोई सेगमेंट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, टॉल या शॉर्ट। ओके, तो आपके अलग अलग कैरेक्टर्स, हाइट हो, आई कलर हो, ईयर लोब हो, जुड़ा हुआ है या अलग है, ओके, या फिर क्या बोलते हैं आपका खुद का कलर हो, डार्क है या फिर ब्राइट है। ओके, तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए के सेगमेंट। ये अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कैरेक्टर कैरी करते हैं, तो इन्हीं सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन। तो व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर। ओके, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट, आई कलर, बॉडी कलर, हेयर कलर। ओके, तो कुछ भी हो सकता है वो। ओके, सो व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो हमने पहले लेक्चर में ही देखा था कि ये अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूं, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। अभी ये मैंने कौन सा सेल बनाया है? एनिमल सेल बनाया है। क्यों? क्योंकि सिंगल लेयर, यहां पर कोई सेल वॉल नहीं दिख रही होगी आपको, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए ये क्या है? एनिमल सेल है। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। सेल के अंदर के पूरे मटेरियल को क्या बोलते हैं? पूरा मटेरियल अलोंग विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ ये पूरे मटेरियल को अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो एक चीज आप देखिएगा, ये न्यूक्लियस की दीवार है, दिस इज द वॉल ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा है, यानी इस पोर्शन में जो फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहीं पर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट हियर। सो आपने देखा व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल विच हैज ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो साइटोप्लाज्म में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल आ जाते हैं। एक बार और देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं क्या कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि साइटोप्लाज्म इतना पोर्शन है, ये फ्लूइड पार्ट है, और न्यूक्लियोप्लाज्म ये है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या था? पूरा का पूरा फ्लूइड मटेरियल। तो पूरे फ्लूइड मटेरियल में तो साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। ओके, सो क्लियर। सो गाइज, मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करते होंगे। देखिए, रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप लोगों के 10th का बेस तैयार कर रहा है ये चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल बायोलॉजी विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो इस चैप्टर को बहुत मन लगाकर देखिएगा, बार बार रिपीट करते रहिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।